मेरा नाम मानसी है। मैं गरीब फैमिली से हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी, मेरे पति की दूसरे शहर में नौकरी लग गई थी। वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। कभी कभार आ जाया करते थे, लेकिन मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी माँ और एक छोटा भाई था। उनका छोटा भाई 18 साल का हो गया था। वह छोटा था, इसलिए मेरी सास अपने छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। वह कुछ भी करता, उसको रोक टोक नहीं करती थी। मेरी ससुराल का घर किराए पर था और मेरे पति की सैलरी भी बहुत कम थी, इसलिए वह दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए शिफ्ट हो गए थे। मेरे ससुराल के हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और ऊपर से हर महीने किराए की टेंशन रहती थी। मेरा 18 साल का देवर हर रात डॉक्टर का कोट पहनकर अपने कमरे में चला जाता और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया करता था। कहता था कि मरीज चेक करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारे घर में तो कोई मरीज था ही नहीं और वह कोई काम भी नहीं करता था और ना ही उसे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि वह स्कूल भी नहीं जाता था, सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ा था और उसमें भी फेल हो गया था। मुझे अपने देवर के दिमागी हालत पर शक होने लगा था, लेकिन वह तो सुबह होते ही हजारों रुपए मेरे सास के हाथ में लाकर दे दिया करता था। मैं बहुत हैरान हुई थी। एक रात मैं ये सब जानने के लिए उसके कमरे में छुप गई थी। जैसे ही मेरा देवर डॉक्टर का कोट पहन कर आया, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरा देवर सारा सारा दिन घर से बाहर भी नहीं निकलता था, बस मोबाइल में ही लगा रहता था और मेरी सास उससे कुछ नहीं कहती थी। मैं, माँ जी और मेरा देवर, हम तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मगर आज मेरा देवर कुछ उदास सा लग रहा था। वह बार बार अपने मोबाइल में टाइम देखे जा रहा था और जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। रात के 9 बजते ही मेरे देवर ने अपना खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर जाने लगा, तो मेरी सास ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया और पूछने लगी, सुमित, तुमने यह खाना क्यों छोड़ दिया और तुम इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा, माँ, मैं मरीज को चेक करने जा रहा हूँ। 9 बज चुके हैं, अब मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर मेरा देवर अपने कमरे में चला गया था। मेरी सास ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखकर पूछा, यह सुमित क्या कह रहा था? मेरे तो समझ से बाहर कुछ भी समझ नहीं आया। इसने मुझसे जो भी कहा, मैं अपनी सास के कड़े तेवर देखकर डर गई और कहने लगी, माँ जी, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। खैर, मेरी सास अपना खाना फिनिश करने में लग गई थी और कहने लगी, तुमने घर के दरवाजे को अंदर से अच्छे से लॉक कर लिया था ना? मैंने कहा कि माँ जी, मैंने ठीक से लॉक लगा दिया है। मेरी सास ने सर हिला दिया था, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, इसलिए हम शाम के 6 बजते ही घर के दरवाजे को अंदर से लॉक लगा लिया करते थे। उसके बाद हमारे घर में किसी को आने जाने की परमिशन नहीं होती थी कि वह मरीजों को देखने के लिए जा रहा है। आज भी ताला लगा हुआ था और सुमित कह रहा था, अजीब ही लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मगर हमने सुमित की बातों को सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। मैं और मेरी सास एक ही कमरे में सोया करते थे। मुझे अपने अकेले कमरे में डर लगता था, इसलिए मैं अपनी सास को अपने साथ सुला लिया करती थी। मेरा देवर और मेरी सास का एक ही कमरा था। हमारे पूरे घर में 2 ही कमरे थे, एक मेरा और मेरे पति का और दूसरा मेरे देवर और मेरी सास का। सास मेरे कमरे में सोने लगी थी, तो मेरा देवर अपने कमरे में अकेला सोता था, लेकिन सारा दिन मेरे साथ अपने कमरे में ही गुजारता था। मेरी सास शुगर पेशेंट थी, इसलिए उनकी दवाई उनके कमरे में ही रखी हुई थी। मैं वही लेने के लिए अपने देवर के कमरे की तरफ चली गई थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी, लेकिन मेरे देवर को तो दरवाज़ा बजने की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैं चली गई और अपनी सास से शिकायत करने लगी थी। मेरी सास कहने लगी कि चलो, आज मैं बिना दवाई खाए ही सो जाती हूँ, सुबह उठकर सुमित की खबर लूँगी। मुझे उम्मीद है कि वह आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं खामोशी से कमरे में आकर लेट गई थी। मेरी सास अपने बेटे की हर बात को इग्नोर किया करती थी। उन्होंने अपने बेटे को कुछ ज़्यादा ही मुंह पर चढ़ाया हुआ था। सुबह 6 बजे ही मेरी सास ने मुझे पूजा करने के लिए उठा दिया। उसके बाद हम दोनों ने पूजा की। फिर मैंने चाय बनाई और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरा देवर भी अपने कमरे से बाहर निकल आया था। उसको देखते ही मेरी सास के माथे पर बल पड़ने लगे थे। वो कहने लगी, यह तुम रात में इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे
और तुम्हारी भाभी तुम्हारे कमरे में मेरी शुगर की दवाई लेने के लिए आई थी, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? यह सब क्या है? तब मेरे देवर ने अपने जीन्स की जेब में हाथ डाला और काफ़ी सारे नोट निकालकर मेरी सास के हाथ में थमा दिए थे। मेरी सास कभी उन पैसों को देखती तो कभी सुमित का चेहरा देखने लगती और कहती, सुमित तुम्हारे पास इतने बहुत सारे पैसे कहाँ से आ गए हैं? सुमित कहने लगा, माँ मैंने आपको रात में बताया तो था कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए गया था। रात भर मेरी वहाँ पर ड्यूटी रही और फिर यह पैसे कमा कर लाया हूँ। मेरी सास सुमित को घूर घूर कर देख रही थी। तभी मैं भी बोल पड़ी, सुमित ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? भला हमारे घर में मरीज कहाँ से आ गए? मेरे देवर को गुस्सा आ गया और कहने लगा, आपको क्या लगता है भाभी, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? आप लोगों को तो कभी मेरी बात पर यकीन ही नहीं आएगा। मैं यह पैसे अपने फिजूल खर्च में उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि परेशानियों ही दूर करने के लिए आपको दे रहा हूँ। मेरा देवर जिस अंदाज में मुझसे बात कर रहा था, बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं जान गई थी कि वह यह सारी बातें मेरी सास को सुनाना चाह रहा था। तभी मेरी सास ने वह पैसे अपने हाथ में ले लिए और उसके बाद मेरे देवर से कोई सवाल नहीं किया। मेरा देवर नाश्ता करने बैठ गया था और नाश्ता करने के बाद कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। मेरी सास मुझसे कहने लगी, मानसी तुम्हारी यह ड्यूटी है कि तुम्हें अपने देवर पर कड़ी नज़र रखनी है। आखिर यह सब क्या कर रहा है? तुम्हें मुझे सारी खबरें लाकर देनी है कि तुम्हारा देवर यह पैसे कहाँ से लाया है। उधर मकान मालिक ने किराया मांग मांग कर हमारा दिमाग खराब कर दिया था। मेरी सास बताती है कि यह मकान उनका ही था, लेकिन काफ़ी सालों पहले मेरे ससुर के मरने के बाद उनके इस मकान पर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद जब वह यहाँ आए तो उन्हें पता चला कब्जा करने वाला आदमी भी कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर का भाई था और वह ही अब इस घर का मकान मालिक है, जो हम लोगों को परेशान करता है। और भगवान से प्रार्थना की थी कि एक दिन भगवान तो मेरे देवर को इतना ही परेशान करना जितना वह हमें कर रहा है। तब तक मेरे ससुराल वालों का गुजर बसर कैसे होना था, इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। इसलिए मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी तलाश करने के लिए चले गए थे। उनकी माँ इस घर में अकेली रह जाती, इसलिए मेरी सास ने अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी भी कर दी थी। मेरी सास को अपने देवर से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। मेरी सास अपने देवर से कहती थी कि अपने मरे हुए भाई कहीं ख्याल कर लो, मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ और यह मेरे दोनों बच्चे तुम्हारे मरे हुए भाई के बेटे हैं। इसका मतलब ये तुम्हारे भी बेटे हुए, लेकिन तुमने मकान हथियाने के चक्कर में सारे रिश्ते भूल गए हो। मगर उनके देवर के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। मेरा देवर मेरे पति से हमेशा जिद किया करता था कि उसे बाइक चाहिए। मेरे पति के हालात तो ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई की जिद के खातिर उन्होंने अपनी शादी पर सुमित को बाइक गिफ्ट कर दी थी। मेरा देवर बाइक लेकर सारा दिन घूमता रहता था, लेकिन अपने बड़े भाई के शहर जाने के बाद ही उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वह कभी कभी ही बहुत ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलता था। अब मेरे देवर ने जो मेरी सास को पैसे दिए थे, अब उसने मुझे शक में डाल दिया था। मेरा देवर कुछ लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, इसलिए उसके कमरे का दरवाज़ा भी खुला रहा था। मैंने कमरे में जाकर देखा तो हर चीज़ वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे देवर के कमरे की सफाई भी नहीं किया करती थी। जैसी चीज़ में छोड़कर जाया करती थी, सामान इस तरह से ही रखा हुआ था। मेरे देवर के कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मरीज भी आते होंगे और उनका चेकअप किया जाता होगा। मेरे देवर अभी तक घर पर वापस नहीं आया था, जबकि मैं उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। मैंने एक एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक किया था। मेरी सास का कमरा छोटा सा था और उसमें सामान भी बहुत मामूली सी था, जिसमें मेरा देवर सोया करता था। लगभग 20 मिनट में सारे कमरे को अच्छी तरह से चेक कर चुकी थी और मेरे हाथ मेरे देवर का राज भी लग चुका था कि वह यह पैसे कहाँ से लाया होगा। मैं जल्दी से बाहर आई और अपनी सास के पास बैठ गई और उनको चुपके से बताने लगी, माँ जी मैंने सुमित का सारा कमरा छान मारा है। मुझे पता चल गया है कि सुमित वह सारे पैसे कहाँ से लाया था। मेरी सास बड़ी हैरान हो गई थी और यह जानने के लिए एक्साइटेड थी। कहने लगी, हाँ हाँ जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कहने लगी, हमारी शादी पर जो अनिल ने सुमित को बाइक गिफ्ट दी थी, उसकी चाबी अपनी जगह पर नहीं है। मेरा देवर पहले से ही अपने दोस्त के घर अपनी बाइक खड़ी करता था, क्योंकि हमारे घर में उसे खड़ी करने की जगह ही नहीं थी।
हमारा घर बहुत छोटा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, इसका मतलब यह है कि सुमित ने अपनी बाइक बेच दी है। मुझे ऐसा लगता है कि सुमित के ने घर के हालात देखकर अपनी बाइक बेच दी है और बहाना बना दिया कि मरीज चेक कर कर आया था। मेरा देवर 5वीं फेल था। 5वीं फेल इंसान डॉक्टर तो कहीं से भी नहीं बन सकता था। मेरी बातें सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मेरा सुमित शुरू से ही ऐसा है, सबका ख्याल रखने वाला है। उसने हमारा पेट पालने के लिए अपनी फेवरेट बाइक भी बेच दी, जबकि उसने अपने भैया से अब बहुत जीत करके ली थी। मैं हंसकर कहने लगी, माँ जी, सुबह जब वो आपको पैसे लाकर नहीं दे तो आप उससे पैसे मांगना और कहना, क्या हुआ, आज किसी मरीज का चेकअप करके नहीं आए? तुम्हारे सपनों का अस्पताल कहीं खो गया है क्या? मेरी बातें सुनकर मेरी सास ने मुझे डांट दिया था। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे की मजाक उड़ाने की कोशिश की। मेरी सास बड़े कड़क बिहेवियर की थी, कभी भी गुस्सा हो जाती थी। फिलहाल मुझे तसल्ली हो गई थी कि आज मेरा देवर मरीज वाला नाटक नहीं करेगा। इसलिए आज भी मैं अपनी सास की दवाई कमरे से लेकर नहीं आई थी। मगर जैसे ही रात के 9 बजे मेरा देवर कहने लगा, मुझे जाना होगा, मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जा रहा हूँ। आज तो उसने डॉक्टर जैसा सफ़ेद कोट भी पहना हुआ था। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। और सुबह होते फिर सुमित ने ढेरों पैसे मेरे सास के हवाले कर दिए थे। अब वो बाइक इतनी भी कीमती नहीं थी कि उसे इतने ज़्यादा पैसे आ सकते थे। यकीनन मेरा देवर कुछ और कर रहा था। मुझे परेशान कर देती थी कि मेरे देवर के कमरे में मरीज आते कहाँ से थे, और उसके कमरे में तो कोई खुफिया दरवाज़ा भी नहीं था। वो तो बस छोटा सा ही कमरा था, जिसके कोने कोने में अच्छी तरह से जानती थी। कई रातों से अब मेरे देवर की यही रूटीन बन गई थी। वो रोज़ यही कहता था कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जा रहा हूँ, और सुबह होते ही वह मेरी सास के हाथ में बहुत सारे पैसे थमा दिया करता था। मैंने सोचा कि चोरी चुपके जासूसी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने फैसला किया कि सुमित से ही पूछ लेती हूँ, आखिर तुम यह सब क्या करते हो? मेरा देवर जब सुबह सोकर उठा तो मैंने उससे कहा, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बड़ा हैरान हो रहा था और कहने लगा, हाँ कहिए, आपको क्या कहना है? मैं कहने लगी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से है? मेरे देवर के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे। वो खूंखार निगाहों से मुझे देखने लगा और कहने लगा, आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं इतने दिनों से आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जाता हूँ, तो फिर भी आप मुझसे यह सवाल क्यों कर रही है? मैं कहने लगी, अच्छा तो फिर मरीज कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? मेरा देवर चिल्लाकर कहने लगा, भाभी अब बस करो, मुझ पर शक करना। जो मैंने बता दिया बस उसी पर यकीन कर लो। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि अगर मेरी सास ने देख लिया कि मैं अपने देवर से बातें पूछ रही हूँ तो वह मुझ पर चिल्लाएंगी, क्योंकि यह उनका लाडला बेटा था। मैं जल्दी से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने सोचा कि इस मामले में मेरी सास को अपने छोटे बेटे पर सख्ती करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आखिर वह इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से आता है। इसलिए मैंने अपनी सास को जाकर बताया कि आप अपने बेटे की तरफ से इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है? वह कम उम्र का जवान लड़का है। आप उससे सवाल पूछिए कि वह इतने सारे पैसे लाता कहाँ से है, और यह भी पूछिए कि वह क्या करता है। मेरी सास बहुत परेशान नजर आ रही थी। वो कहने लगी, अगर मैं सुमी से बात करती हूँ तो वह गुस्सा होकर मेरे पास ही से उठकर चला जाता है। सास की बेबसी देखकर मेरा दिल भी दुख रहा था। मैंने अपनी सास को दिलासा दिया और कहा कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक दिन यह भी पता चल जाएगा कि सुमित क्या करता है और कहाँ से पैसे लाता है। मेरी सास कहने लगी कि यह मेरे देवर मर क्यों नहीं जाता, इसकी वजह से ही हमारे घर में परेशानियां आई है। हमारे हाथ से मकान तो चला ही गया, साथ साथ हमें अपने ही घर में रहने का किराया भी देना पड़ता है। मेरा बड़ा बेटा भी घर की परेशानियां दूर करने के लिए हमसे दूर दूसरे शहर में बैठा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे की शादी हो गई। अब मुझे अपने छोटे बेटे की शादी की फिक्र लगी रहती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं सुमित की शादी नहीं कर सकूंगी। फिलहाल मैं अपनी सास को तसल्ली ही दे सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास भी अब अपने बेटे की हरकतों से डरने लगी थी। तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी हुई थी। उसने हंसकर मुझे देखा। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे वह लड़की बहुत पसंद आई थी और मेरे मन ने
भगवान से यही शिकायत की थी कि काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। मैं तो बस एक नज़र उस लड़की को देखते ही जा रही थी, तभी अचानक मेरे पीछे से मेरी सास की कड़कती हुई आवाज़ आई। वो कहने लगी, बहू दरवाजे के साथ चिपक कर ही रह गई हो, कौन आया है? मैं घबरा गई थी। तभी वह लड़की भी मुस्कुराने लगी और मैं समझ गई थी कि यह मेरी इंसल्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ चुकी है। फिलहाल मैंने उस लड़की से कहा, कौन हो तुम? वो कहने लगी, मेरा नाम रीना है। हम लोग कल ही आपके बराबर वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। हमारे घर में पूजा थी, मैं इसलिए आसपास के घरों में प्रसाद बांट रही थी, तो सोचा आपके घर में भी दे दूँ। आप मुझे बर्तन खाली करके दे दीजिए। मैंने उसके हाथ से प्रसाद ले लिया और घर के अंदर जाने लगी। मेरी सास पूछने लगी, दरवाजे पर इतनी देर क्यों लगा दी? कौन आया था? मेरी सास के शुरू से ही इस घर में बहुत कड़े नियम रहे थे, जिनका मैं हमेशा पालन करते आई थी। मैं कहने लगी, माँ जी, हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी रहने के लिए आए हैं। एक जवान लड़की और प्रसाद लेकर आई है। मेरी सास कहने लगी, आजकल कहाँ होते हैं ऐसे लोग जो पड़ोसियों में भी प्रसाद दे। तुम भी हमारे घर की आज की पूजा का प्रसाद उनके बर्तन में डालकर दे दो। मैंने अपने घर का प्रसाद उस बर्तन में डाल दिया था। मेरी सास ने मेरे हाथ से उसके बर्तन ले लिए थे। ना जाने मुझे क्या हुआ और मैं भी अपनी सास के पीछे पीछे ही चली गई थी। मेरी सास ने रीना के सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कितनी प्यारी बेटी है। बेटी, तुम अपनी माँ से कहना वो हमारे घर पर ज़रूर आए। मैं भी किसी दिन तुम्हारे घर पर ज़रूर आऊँगी और तुम्हें नए घर की बधाई हो। मीना मेरी सास से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। मुझे वह लड़की बहुत भली लगी थी। फिर भी मैं अपनी सास के अंदर आने से पहले ही घर के अंदर लौट गई थी। जब से मेरी शादी हुई थी, अपने मायके में भी नहीं जा पाई थी, जबकि मेरे मायके में मेरी बहुत सारी सहेलियां थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो सिर्फ अपनी सास के अलावा किसी और से बोलने का मौका नहीं मिलता था। जब से मैं रीना से मिली थी, अपने देवर की बात को भी भूल चुकी थी। अगले दिन रीना की माँ और रीना हमारे घर पर आई थी। रीना की माँ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहने लगी, रीना बता रही थी कि आपने अपने घर मुझे बुलाने के लिए कहा था। आज मैं सारी सेटिंग करने के बाद फ्री हुई तो सोचा कि रीना के साथ आपके घर का चक्कर लगाती हूँ। मैंने रीना और उसकी माँ के लिए चाय बनाई और नाश्ता भी तैयार कर लिया था। रीना की माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। कह रही थी, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है, कभी अपनी बहू को हमारे घर पर ज़रूर लेकर आना। रीना की माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम हमारे घर पर आ जाया करो। हमारे घर पर कोई मर्द नहीं होता, सिर्फ मेरे पति है जो सुबह ही नौकरी पर निकल जाते हैं और रात को घर में घुसते हैं। रीना भी यहाँ पर जॉब ढूंढ रही है। जैसे ही उसकी जॉब लग जाएगी तो यह जॉब पर चली जाया करेंगी और मैं घर में अकेली हो जाऊंगी। इसलिए मेरा टाइम पास करने के लिए कभी तुम मेरे घर आ जाया करो तो कभी मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगी। मैंने कहा, जी आंटी, मैं आपके घर ज़रूर आऊंगी। मैंने दिल में सोचा कि आंटी की उम्र भी तो मेरी सास की उम्र से थोड़ी कम होगी। जब रीना ही घर पर मौजूद नहीं होगी तो फिर मैं आपके घर आकर क्या करूंगी। मेरी सास तो अपने बेटे की परेशानी को लेकर इतना ज़्यादा उलझ गई थी कि उन्हें तो अब मेरी भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी। इसलिए उन्होंने मुझे रीना के घर जाने की परमिशन भी आसानी से दे दी थी। मैंने जैसे ही रीना के घर का दरवाज़ा बजाया तो मुझे खुशी हुई थी कि रीना ही अपने घर का दरवाज़ा खोलने के लिए आ गई थी और वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। और उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ देखिए हमारे घर कौन आया है। पड़ोस में रहने वाली भाभी आई है। वह मुझे घर के अंदर बुलाने लगी और उसने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। कहने लगी, भाभी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने पानी पिया और उन दोनों से बातें करने लगी। कहने लगी, भाभी आपके हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीने के लिए हमारे घर रोज़ आना पड़ेगा। मैं तुम्हें रोज़ अपने हाथ की अच्छी चाय बनाकर पिलाऊंगी। इसी तरह से हम दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातें होती रही थी। आंटी तो उठकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। बातों ही बातों में रीना ने मुझे अपने बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। देखते देखते रीना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। रीना की मम्मी भी हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती थी। हम दोनों एक दूसरे के घर पर खूब आने जाने लगे थे। कुछ दिनों के बाद रीना की जॉब भी लग गई थी। रीना से मेरी दोस्ती पर मेरी सास को भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी सास की दोस्ती रीना की मम्मी के साथ हो गई थी। वो दोनों आपस में टाइम पास किया करती थी। एक दिन शाम के टाइम पर रीना हमारे घर आ गई थी तो वो मुझे कहने लगी, यह तुम्हारा देवर बड़ा अजीब है। यह जवान है फिर भी कोई नौकरी नहीं करता,
तुम्हें इसको कोई नौकरी करवा देनी चाहिए। दोनों भाई मिलकर घर का बोझ संभालेंगे तो घर के खर्चे में आसानी हो जाएगी। मैंने रीना को बता दिया था कि मेरा देवर पागलपन वाली हरकतें करता है। वो रात के 9 बजते ही कहता है कि मैं मरीज को चेक करने जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। इसलिए मैंने रीना को भी बता दिया था कि वह मरीज को चेक करने के लिए जाता है। रीना मेरी सुनकर बहुत हैरान हुई थी और वह समझ गई थी कि मेरा देवर सच में मरीज का चेकअप करने जाता होगा। वह कहने लगी, लेकिन यह तो बहुत अच्छी बात है, वह मरीज का चेकअप करने जाता है, लेकिन तुम मुझे इतना ऐतराज के तौर पर क्यों बता रही हो कि वह अपने कमरे में जाने के बावजूद मरीज का चेकअप करता है? शायद कोई मरीज उसके कमरे में बैठा होता होगा। मुझे लगा कि वह कोई काम ही नहीं करता होगा, लेकिन जिस काम के बारे में तुम बता रही हो यह तो अच्छा काम है। अब वह तुम्हारी सास को पैसे भी ज़्यादा ला कर देता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी ही देर में मेरी सास वहाँ पर आ गई थी। मैं रीना को कुछ और कह पाती, अपनी सास के आने से खामोश हो गई थी और हमारी बात वहीं पर अधूरी रह गई थी। उसके बाद पिछले 2-3 दिन तक मेरी रीना के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन हमारे घर का दरवाज़ा बजा और मैं दरवाज़ा खोलने गई तो रीना दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वह मुझसे कहने लगी, मानसी तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा देवर मरीज का चेकअप करता है। मैं तो समझी कि वह डॉक्टर होगा। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे तुमसे इस झूठ की उम्मीद नहीं थी। मैं कहने लगी, रीना तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रीना बस अपनी बात कहे जा रही थी, मेरी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थी। ना जाने उसे क्या हो गया था। मैंने जब उससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश की तो वो कहने लगी, बस बस मुझसे ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वो मेरे घर के दरवाजे से ही वापस लौट गई थी। आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं घर के अंदर वापस लौट कर आ गई थी। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं रीना की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में जाकर रो रही थी। जब मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ तो मेरे दिमाग में रीना की बातें घूमने लगी थी। आखिरकार उसने मेरे देवर के बारे में ऐसा क्यों कहा था? मैंने अपनी सास से कहा कि आज मैं सुमित के बारे में सच्चाई जानने के लिए रात होने से पहले ही उसके कमरे में छुप जाऊंगी। जब सुमित मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि वह रीना के घर गई हुई है। मैं आज हर हाल में सुमित का राज जानकर ही रहूंगी। मेरी सास को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था, इसलिए वह कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही शाम हुई, मेरी सास के बहाने से मेरे देवर को किसी काम के लिए घर से बाहर भेज दिया था। उसके जाते ही मैं उसके कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई थी। सुमित को 9 बजे के बाद ही अपने कमरे में आया था। मैं आज सुबह ज़्यादा घबराई हुई थी। ना जाने मेरे देवर का कौन सा राज मेरे सामने आने वाला है। इसी तरह से वक्त गुजर गया और ठीक 9 बजे डॉक्टर का कोट पहनकर कमरे में आ चुका था। उसने कमरे में आते ही अंदर से कमरे को बंद कर दिया था। फिर उसने अपना एक बैग उठाया और उसके अंदर से ग्लव्स निकाल कर पहन लिए और मास्क भी निकाल कर चेहरे पर लगा लिया था। वह बिल्कुल असली डॉक्टर की तरह ही लग रहा था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना जाने मरीज कहाँ से आएंगे। तभी मेरे देवर ने एक अजीब सी हरकत की थी। उसने अपने कमरे की खिड़की खोल दी थी। यह खिड़की हमेशा बंद ही रहती थी क्योंकि ये खिड़की हमारे घर के बैक साइड में खुलती थी। इसलिए मेरे पति ने इस खिड़की को ताला लगा कर रखा हुआ था, लेकिन इसकी चाबी मेरे देवर के पास क्या कर रही थी? सुमित ने बहुत सावधानी से वह खिड़की खोली और चेयर पर चढ़कर खिड़की से बाहर कूदकर निकल गया था। मैं हक्का बक्का खड़ी उसे देख रही थी, मगर फिर मैंने भी सुमित का पीछा करने के बारे में सोचा। सुमित खूब तेज तेज कदमों से चला जा रहा था। मैं भी उसका पीछा ही कर रही थी। फिर उसने एक रिक्शा की और वह उसमें बैठकर जा चुका था। मैंने भी जल्दी से एक रिक्शा रोक लिया था और अपने देवर का पीछा करने लग गई थी। इस तरह से रास्ता भी पूरा हो गया था और सुमित एक बड़े से बंगले के बाहर आकर खड़ा हो गया था। सुमित ने रिक्शा वाले को पैसे दिए और वह जा चुका था। सुमित तो बंगले के अंदर जा चुका था। मैं भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन मुझे चौकीदार ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। वो कहने लगा, आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं सुमित की भाभी हूँ, वही मुझे अपने साथ लेकर यहाँ पर आया है। तब जाकर कहीं मुझे चौकीदार ने अंदर जाने की परमिशन दे दी थी और मैं भी बड़े से बंगले के अंदर चली गई थी। सुमित एक कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था, जबकि मैं अभी उसका पीछा कर रही थी और उससे काफ़ी दूरी पर थी। वह एक नर्स से पूछ रहा था, सुनीता की तबीयत अब कैसी है? नर्स ने इनकार करते हुए गर्दन हिला दी थी
और कहने लगी वह किसी भी टाइम इस दुनिया से जा सकती थी। फिर मेरा देवर एक और कमरे में चला गया तो मैं भी उसका पीछा करती हुई चली गई। नर्स तो वहाँ से जा चुकी थी, मैं भी उस कमरे के बाहर खड़ी हुई थी जिसमें मेरा देवर गया था, लेकिन कमरे के बाहर से तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, मुझे उल्टी होने वाली थी, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल कर ली थी। तभी अचानक सुमित की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगा, भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। मैं कहने लगी, सुमित तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यह किसका घर है, मुझे भी बताओ। 5वीं फेल लड़के तुम डॉक्टर कैसे बन सकते हो। सुमित की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। सुमित मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया था। अंदर कमरे में एक औरत लेटी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर लग रही थी। सुमित ने बताया कि भाभी इनका नाम सुनीता है और यह मेरी पत्नी है। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था तो यह डॉक्टर के यहाँ से अपना इलाज करवा कर आ रही थी। इनके पूरे बॉडी पर एलर्जी है जिसकी वजह से लोग इनसे दूर भागते हैं। इनका ड्राइवर भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा था। घर में बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को अपनी जान का खतरा है कि कहीं उनकी एलर्जी हमें ना लग जाए, और इसी वजह से सुनीता के पति ने भी इनसे तलाक ले लिया था। सुनीता के पास तो पहले से ही अपने पिता की बहुत सारी जायदाद है, इनके पास कोई औलाद भी नहीं है, यह बिल्कुल तना हो चुकी है। यह हॉस्पिटल की सीढ़ियों से उतर रही थी तभी अचानक गिर गई थी, लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा एलर्जी फैली हुई थी। मुझे यह बात पता नहीं थी और मैं सीधा सीधा जाकर सुनीता की मदद करने की कोशिश करने लगा। मेरी यह बात सुनीता को बहुत पसंद आई थी। सुनीता ने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया था। मैं जब एक दिन उनके घर आया तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है, यह बहुत खतरनाक एलर्जी है और मेरे जख्मों से बदबू भी आती है जिसकी वजह से लोग मेरे करीब आने से डरते हैं, कहीं यह बीमारी उनको ना लग जाए। वह बुरी बुरी तरह से रो रही थी और मुझे अपनी कहानी बता रही थी। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ बातें कर सके। जो दिन मेरी ज़िंदगी के रह गए हैं वह हंसी खुशी कटवा सके। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन इस टाइम यह दौलत भी काम की नहीं आ रही है। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं सुनीता का ख्याल रखने लगूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे। जब मैंने सुनीता को यह बात बताई तो उसने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मेरे मरने के बाद मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम रात के टाइम पर मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। दिन तो किसी तरह से गुजार ही लेती हो, लेकिन रात को गुजारना बहुत भारी हो जाती है। मैं सुनीता की बात को मान गया था, इसलिए मैंने सुनीता के बारे में किसी को नहीं बताया था। अगर मैं माँ को इस बारे में बताता तो माँ सुनीता की बीमारी के बारे में सुनकर कभी भी मुझे उसके करीब नहीं जाने देती। लेकिन आज घर के हालात की वजह से भैया भी हमसे दूर रहकर पैसे कमा रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं यह काम कर लूँगा तो हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमें पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं मान गया था और मैंने सुनीता से शादी कर ली। दिन के टाइम पर यह नर्स सुनीता का ख्याल रखती थी और रात के टाइम पर मैं यहाँ पर आ जाया करता था। सुनीता ने शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया था। सुबह को घर जाते टाइम पर मैं एटीएम से पैसे निकलवा कर ले आता था ताकि माँ को घर के खर्चे के लिए पैसे दे दूँ। मैं सुमित की बातें सुनकर दंग रह गई थी। इसका मतलब कि सुमित ने 18 साल का होते हुए एक 50 साल की बीमार औरत से शादी कर ली थी। मैंने सुमित से पूछा, क्या यह बीमारी तुम्हें तो नहीं लग गई है। वह हंसकर कहने लगा, भाभी अगर लग गई तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मगर आपकी, भैया की और माँ की ज़िंदगी तो आसान हो जाएंगी और आप लोगों की ज़िंदगी को आसान करके ही तो मरूंगा। सुमित कहने लगा, अच्छा भाभी अब मुझे सुनीता के पास जाने दो। जब वह अपनी पत्नी के कमरे में चला गया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है। सुबह होते ही मेरे देवर ने उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम करवा दिया था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक सुनीता ने अपनी सारी जायदाद मेरे देवर के नाम कर दी थी। मैंने अपनी सास को भी सारी बात बता दी थी। मेरी सास यह सुनकर फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें सुमित की बहुत फिक्र हो रही थी। खैर कुछ दिन गुजरे तो सुमित मुझसे कहने लगा, भाभी आपको एक बात बताऊँ। मैं बोली, हाँ कहो। तो वह कहने लगा, भाभी आपकी जो वह दोस्त है रीना, मैंने कहा हाँ, उसकी मेरी तुम्हारी वजह से लड़ाई हो गई है। ना जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रही थी और इतनी सारी बातें मुझे सुनाकर खुद ही मुझसे नाराज होकर बैठ गई है। सुमित कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको उसके बारे में
ही तो बताने वाला हूँ। मैं बोली, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? तो वो कहने लगा, जब मैं हर रात खिड़की से जाता था तो आपकी दोस्त मुझे देख लिया करती थी। फिर वो काफ़ी देर तक अपनी खिड़की में खड़ी हुई मेरा इंतज़ार करती रहती थी। मैं समझ ही गया था कि आपकी दोस्त आपको एक न एक दिन मेरी सारी बात बता देंगी। मैं इस बारे में आपको बताने ही वाला था, लेकिन आपने खुद ही सच्चाई का पता लगा लिया। मैं बोली, हाँ, मैंने उससे कहा था कि तुम डॉक्टर हो और मरीज का चेकअप करते हो, लेकिन जब रात को वह तुम्हें चोरों की तरह ऐसे भागते हुए देखती होगी तो उसने सोचा होगा कि मैं तुझसे झूठ बोला है और उसको लगा होगा कि तुम डॉक्टर ही नहीं कोई चोर हो। तभी तो वह उस दिन मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही थी। हमारे घर के हालात तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए थे। मेरे पति भी दूसरे शहर से घर वापस लौट आए थे और हम लोगों ने वह घर छोड़ दिया था जो मेरी सास के देवर का था, और हम सुनीता के बंगले में ही रहने लगे थे, क्योंकि सुनीता मेरे देवर के नाम अपनी सारी जायदाद कर चुकी थी। और इसी तरह से मेरा 18 साल का देवर आज लखपति बन गया था। उसके नाम लाखों की जायदाद हो गई थी। मेरे पति और देवर ने एक साथ बिजनेस सेट कर लिया और हमारे वहाँ से जाने के बाद रीना भी बंगले पर मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने मुझे उसी दिन के लिए माफ़ी भी मांगी थी। उसने मुझसे कहा, मुझे माफ़ कर दो मानसी, मुझे लगा तुमने अपने देवर की साइड ली और तुमने मुझे अपने देवर के बारे में डॉक्टर का बताकर झूठ बोला, जबकि मैं तो उसे चोर समझकर बैठी थी कि वह रात के अंधेरे में खिड़की से कूदकर कहाँ जाता था। फिलहाल मेरी और रीना की दोस्ती पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। मेरे पति वापस हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास लौट कर आ गए थे और अब हम अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं।